उत्तराखंड के हल्द्वानी में पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी आज निकाली तिरंगा संकल्प यात्रा। कई बड़ी घोषणा कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल। चौबीस घंटे में 21 नए कोरोना संक्रमित मिले, एक भी मरीज की मौत नहीं। सक्रिय मामलों की संख्या 282 तक पहुंच गई। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने दी जानकारी। 3 घंटे के लिए खोले जाएंगे स्कूल। सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ पूजा खंडूरी। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की उत्तराखंड से आ रही बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में चुनावी सियासत शुरू हो गई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में अरविंद केजरीवाल पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री दिल्ली के वो हैं। अब आम आदमी पार्टी ने भी उत्तराखंड की सियासत में चुनावी मैदान में अपना दमखम खोलना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी आज तिरंगा संकल्प यात्रा निकालने जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी हुई कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल। साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड में चुनावी सियासत जो है वो अब शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने उत्तराखंड के दौरे पर हल्द्वानी पहुंच रहे हैं। इससे पहले वो अपने 2 दौरों में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंचे थे। पहली बार वो कुमाऊं के हल्द्वानी पहुंचकर आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और तमाम जो उनके दौरे से जुड़ी बातें हैं वो आपको बताएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड के चुनाव के लिए चुनावी बिगुल जो है अपनी तरफ से देखिए बजा दिया है। उत्तराखंड में अगले ही वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार अपनी रणनीति तैयार कर रही है सत्तासीन सरकार को घेरने की। और बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है वो उत्तराखंड के हल्द्वानी आज पहुंच रहे हैं। और बताया जा रहा है कि कई बड़ी घोषणाएं हैं जो अरविंद केजरीवाल आज कर सकते हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, उत्तराखंड में सियासत जो है वो चुनावों को लेकर अब शुरू हो गई है। क्या बड़ी घोषणाएं लग रही है कि आम आदमी पार्टी द्वारा की जा सकती है उत्तराखंड में? उत्तराखंड पूरी तरह से चुनावी दंगल बनता जा रहा है अब, क्योंकि जो आम विधानसभा चुनाव 2022 के हैं वो बहुत जल्द होने वाले हैं। 6 महीने से भी कम समय रह गया है। एक तरफ जहां कांग्रेस परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, वहीं बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा भी लगातार पूरे प्रदेश में चल रही है, जिसमें मुख्यमंत्री समेत तमाम उनके केंद्रीय मंत्री भी शामिल हो रहे हैं। अब इसी कड़ी में तीसरे खिलाड़ी के रूप में, थर्ड एम्पायर के रूप में एक तरह से देखें तो आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की सियासत में उभर के आ रही है। वो दिल्ली के पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल 2 दौरा कर चुके हैं देहरादून का, और आज वो कुमाऊं के पहले दौरे पे पहुंच रहे हैं। और पूरी उम्मीद है कि कुछ न कुछ बड़ी घोषणा करेंगे। बड़ी घोषणा से मतलब आपको बता दें कि जब उन्होंने देहरादून का दौरा किया तो 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया अपने दूसरे दौरे में, जबकि पहले दौरे में रोजगार गारंटी योजना की बात की। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को रोजगार गारंटी कार्ड बांटेंगे, और उनके कार्यकर्ताओं ने ये काम शुरू भी कर दिया। अब आज वो कुमाऊं के दौरे पे पहुंच रहे हैं। जब हमारी आपकी बात हो रही है तो वो अभी वहां पे पंतनगर एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं, और उसके बाद वो पत्रकारों से वार्ता करेंगे और फिर रैली करेंगे रामलीला मैदान में। और आज पूरी उम्मीद है कि वो बेरोजगारी के मुद्दे पे सरकार को घेरेंगे और युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ते का ऐलान कर सकते हैं। जो सियासी जानकार है उनका कहना है कि केजरीवाल पहाड़ के युवाओं को लुभाने के लिए 2000 से 5000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ते का वादा कर सकते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी पूजा कि कुछ ही घंटों बाद जब रैली को संबोधित करेंगे या जब मीडिया से मिलेंगे तो क्या बड़ी घोषणा करते हैं। सबकी निगाहें इस पे लगी हुई है, क्योंकि केजरीवाल कहाँ मौजूदगी धीरेन्द्र अरविंद केजरीवाल की, और कितनी देर में हल्द्वानी वो पहुंच रहे हैं? मैं पूजा बता दूं, वो पंतनगर एयरपोर्ट पे अभी पहुंचे हैं और वहां से हल्द्वानी जाएंगे। तो मुझे लगता है कि 1 घंटे से कम समय में वो हल्द्वानी में अपने कार्यकर्ताओं के बीच में होंगे। चलिए ठीक है, तो आज बड़ी घोषणाएं जो है वो आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो कर सकते हैं। लेकिन देखिए, उत्तराखंड की सियासत में हमेशा से 2 पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस मुख्य भूमिका में रही है। क्या इस बार त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है? कितना प्रभाव आम आदमी पार्टी का वहां की जनता पर पड़ता दिख रहा है?
पूजा देखिए, अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि तीसरी ताकत के रूप में आम आदमी पार्टी दिखाई देगी, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी लगातार उसके अस्तित्व को नकार रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी का दावा है कि वह तीसरी शक्ति के रूप में राज्य में स्थापित हो चुकी है। अगर हम अपनी बात करें, एक पत्रकार के नाते, एक ऑब्जर्वर के नाते आपको बताएं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस और बीजेपी के जो बागी लोग हैं, बागी नेता हैं, उनके लिए आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा मंच जरूर दिया है और इसका कुछ असर जरूर उत्तराखंड की सियासत में पड़ेगा। जो चुनाव होंगे उसमें भी पड़ेगा, क्योंकि जो बगावत करेंगे इन दोनों पार्टियों से वो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी में जाएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े जो दावे थे वो अभी से ही वो झूठे या खोखले साबित हो रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे और जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया लगातार ये दावा करते रहे कि आम आदमी पार्टी के टच में कांग्रेस और बीजेपी के कई विधायक हैं और जल्द से जल्द वो ज्वाइन करेंगे। लेकिन बीजेपी ने 2 निर्दलीय विधायकों को और कांग्रेस के एक विधायक को अपने आप से जोड़ने में सफलता पाई, लेकिन आम आदमी पार्टी सिर्फ दावे करती रह गई। तो इसलिए पूजा भी बहुत जल्दबाजी होगी कि आम आदमी पार्टी किस ताकत के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाएगी। क्या जो चुनाव होगा 2022 का उसमें त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति बना पाएगी, यह कहना अभी थोड़ा जल्दबाजी होगा। लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के दौरे हो रहे हैं, मनीष सिसोदिया यहाँ लगातार आ रहे हैं, निश्चित रूप से वो थोड़ी बहुत चिंता तो है, वो बीजेपी की बढ़ा सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2 मुख्यमंत्री के चेहरे बदल दिए एक ही साल में, और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो है लगातार जनता में अपना विश्वास खोती नजर आ रही है। तो एक तरीके से देखा जाए तो जितना बेनिफिट थोड़ा बहुत मिलेगा वो आम आदमी पार्टी को मिल सकता है अगले विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में। बिल्कुल पूजा, देखिए यह बिल्कुल लॉजिकल है कि जो अगर उनका एक भी विधायक यहाँ जीतता है तो उनका खाता खुल जाएगा। तो निश्चित रूप से जिस तरह से दोनों पार्टियों के असंतुष्टों की एक तरह से संख्या बढ़ रही है, या जो खबरें आ रही है कि जो बीजेपी और कांग्रेस अपने जो निवर्तमान विधायक हैं, जो सिटिंग एमएलए हैं, उनके टिकट काटेंगी, तो बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जिनका टिकट कटेगा, तो ऐसी पार्टियों का दामन थामेंगे और उसमें आम आदमी पार्टी सबसे मुफीद और सबसे आगे चल रही है, जो बगावतियों को बगावत की हवा देगी और उनको अपना मंच देगी कि वो कांग्रेस और बीजेपी को डिफीट कर सके। और अगर वो जीत न सके तो कम से कम कांग्रेस बीजेपी को बहुत अधिक मात्रा में वोटों के स्तर पे उनको नुकसान पहुंचा सके। तो पूजा, निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी की इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, क्योंकि इसको लॉस होने के लिए इसके पास कुछ है नहीं, क्योंकि अभी भी धरातल पे आम आदमी पार्टी की कोई खास उपस्थिति नहीं है। और 6 महीने पहले ही उन्होंने यहाँ पे अपनी गतिविधियां शुरू की हैं। उन 6 महीनों में जिस तरह से उनका विस्तार हुआ है या लोग उनसे जुड़ रहे हैं, तो कह सकते हैं कि उसको कुछ न कुछ फायदा तो जरूर होने जा रहा है इस चुनाव में। चलिए ठीक है धीरेन्द्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड के हल्द्वानी में आज पहुंच रहे हैं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के संयोजक है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। आम आदमी पार्टी भले ही बड़े बड़े दावे कर रही है कि उत्तराखंड में जो बूथ लेवल पर है उन्होंने काम करना वहां शुरू कर दिया है और उत्तराखंड की जनता जो है वो बदलाव चाहती है, लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि अगले साल जो विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में होंगे उसमें आम आदमी पार्टी क्या त्रिकोणीय मुकाबला करवा भी वहां पर पाएगी या नहीं करवा पाएगी, ये बड़ा सवाल है। अब आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे अगली खबर की ओर। कोरोना से जुड़ी हुई उत्तराखंड से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार अब कम हो गई है। 24 घंटे में 21 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। एक भी मरीज की देखिए मौत नहीं। 24 घंटे का आंकड़ा बता रहे हैं, जिसमें आपको बता दें 21 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई। एक भी मरीज की कोरोना से संक्रमित होकर मौत नहीं हुई है। 14 मरीज ऐसे हैं जो रिकवर हुए हैं। सक्रिय मामलों की देखिए बात करेंगे, 282 तक अब सक्रिय मामलों का आंकड़ा पहुंच गया है। बड़ी खबर इस वक्त उत्तराखंड से आपको बता रहे हैं, कोरोना की रफ्तार अब धीमी होती हुई उत्तराखंड में देखिए नजर आ रही है। सक्रिय मामलों की संख्या भी 282 पर पहुंच गई है। थर्ड वेव को लेकर जो एक तरह से आपको बता दें कि चिंताजनक स्थिति बनी हुई थी, यहां पर अब उससे थोड़ी सी सकारात्मकता जो है वो निकलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार जो है वो अब कम हो गई है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। रुक कर लेते हैं धनराज का। धनराज, कोरोना की रफ्तार उत्तराखंड में अब कम होती हुई आपके पास क्या जानकारी? जी पूजा, बिल्कुल भले ही उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार अब कम हो गई हो, क्योंकि हमने देखा कि 24 घंटे में कुछ 21 मामले निकलकर सामने आए हैं। हालांकि पिछले 1 महीने से कोई भी मौत उत्तराखंड में नहीं हुई है, जो राहत की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार अभी भी इस पर सतर्क बनी है, क्योंकि जिस तरीके से तीसरी लहर की आशंका लगातार जताई जा रही है, तो उसको लेकर उत्तराखंड सरकार सतर्क है और तमाम जो गाइडलाइंस है कोरोना की उसका पालन करने के लिए तमाम लोगों से जागरूकता अभियान
के रूम में चला दे रही है और लोगों से अपील भी कर रही है कि अभी कोरोना गया नहीं है, सावधान रहें। लेकिन जिस तरीके से कोरोना कर्फ्यू भी उत्तराखंड में बढ़ा दिया गया है, अभी 1 हफ्ते के लिए कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है और जो पाबंदियां हैं वो लगातार जारी रहेंगी। यानी कि जिस तरीके से देखा जाए कि जो कोरोना की गाइडलाइंस है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क लगाना, सैनिटाइजर का पालन करना, तो ये अनिवार्य है और इसको अनिवार्य रूप से किया गया है। वहीं यदि नाइट कर्फ्यू की बात करें तो नाइट कर्फ्यू को थोड़ा सख्ती जरूर दिखा रही है उत्तराखंड सरकार, क्योंकि जिस तरीके से बाजारों में जब हम उतरते हैं तो कहीं ना कहीं एक लापरवाही भी सामने आती है कि जिस तरीके से लोग बाजारों में जाते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता हुआ नहीं दिखाई देता है, उसकी धज्जियां उड़ती भी नजर आती है, तो कहीं ना कहीं इसको सख्त होने की आवश्यकता सरकार को जरूर होगी। देखिए, सरकार द्वारा तो निर्देश दे दिए गए हैं, लेकिन धनराज के धरातल पर आम लोगों को आप देख रहे होंगे, क्या उन निर्देशों का पालन किया जा रहा है? जी पूजा, बिल्कुल। जब हम जीरो ग्राउंड पर उतरते हैं तो कहीं ना कहीं देखने में आता है कि जो निर्देश है उनका पालन कुछ लोग पालन करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं उन पर पुलिस कार्रवाई भी करती है। हालांकि जिस तरीके से देखा गया कि पिछले महीने भी जुर्माना काफी पुलिस विभाग ने वसूल किया था, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जागरूकता अभियान लगातार सरकार हो या फिर नगर निगम हो या फिर अन्य कोई संस्था हो, तमाम संस्थाएं भी जागरूकता अभियान लगातार उत्तराखंड में चलाती रहती हैं। तमाम लोगों को जागरूक करने के लिए समय समय पर अपने अभियान चलाती है, पैम्पलेट के द्वारा, विज्ञापन के द्वारा, तमाम तरह की नुक्कड़ नाटक के द्वारा कहीं ना कहीं लोगों को समझाने की कोशिश की जाती है कि जो कोरोना की गाइडलाइंस है, यानी कि अभी कोरोना गया नहीं है, उससे सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि तीसरी लहर की आशंका लगातार जताई जा रही है। जी बिल्कुल। टीकाकरण की रफ्तार को लेकर क्या अपडेट है आपके पास धनराज? जी पूजा, बिल्कुल। जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दावा किया है कि दिसंबर में सभी को टीकाकरण कर दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो जो दावा है वो कहीं ना कहीं सही साबित हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हम जीरो ग्राउंड पर देखते हैं कि तमाम वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं और तमाम वैक्सीनेशन भी लगाई जा रही है। हालांकि अभी तक जो सामने आया है निकल गया कि 80 लाख लोगों से भी अधिक लोगों को अभी तक उत्तराखंड में डोज लग चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी डोज अभी तक कुछ कम लोगों को लगी है, क्योंकि अभी दूसरी डोज का उनका समय पूरा नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का जो दावा है दिसंबर तक का, वो दावा पूरा हो पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से महाअभियान लगातार चलाया जा रहा है, तमाम वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं इससे लगता है कि जो मुख्यमंत्री दावा पूरा यहाँ पर हो सकता है, ऐसा लग रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया धनराज तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर बता रहे थे उत्तराखंड से आपको, जहां कोरोना की रफ्तार जो है वो कम होती हुई अब नजर आ रही है और 24 घंटे में आपको बता दें कि 21 नए कोरोना संक्रमित जो हैं वो मिले हैं। अब अगली खबर की ओर रुक कर लेते हैं। स्कूलों से जुड़ी हुई सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि 21 सितंबर से अब प्राइमरी स्कूल्स जो हैं उनको खोला जाएगा। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने इस बात की जानकारी दी है। उत्तराखंड प्रशासन ने एक एसओपी भी जारी की है। 3 घंटे के लिए देखिए स्कूल खोले जाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त उत्तराखंड से सामने आ रही है। 21 सितंबर से प्राइमरी स्कूल्स जो है वो खोले जाएंगे। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने इस बात की जानकारी दी है। सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन। बड़ी जानकारी इस वक्त उत्तराखंड से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। प्राइमरी स्कूल्स को लेकर लगातार देखिए 21 सितंबर से अब ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि प्राइमरी स्कूल्स जो हैं उनको खोला जाएगा। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने इस बात की जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि जो स्कूल होंगे वो 3 घंटे के लिए ही मात्र खोले जाएंगे। सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य यहां बताया गया है। हालांकि उत्तराखंड प्रशासन द्वारा एक एसओपी भी जारी की गई है। एसओपी में क्या तमाम बातें हैं, अभी थोड़ी ही देर में आपको इससे जुड़ी जानकारी देंगे। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, 21 सितंबर से प्राइमरी स्कूल सब खुलने जा रहे हैं। एसओपी जो जारी की गई है, क्या तमाम बातें उसमें मौजूद? बिल्कुल पूजा, देखते उत्तराखंड के जो प्राथमिक, माध्यमिक और संस्कृत शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने इसका फैसला लिया और ये मुख्यमंत्री से मिलने के बाद, मुख्यमंत्री से व्यापक विचार विमर्श के बाद उन्होंने ये फैसला लिया, क्योंकि सरकार का ये मानना है कि बच्चों का बहुत नुकसान हो रहा है। बच्चे घर पे रह करके जो पढ़ाई का उनका क्रम है वो टूट गया है पिछले 1.5 सालों में। उसको देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है, लेकिन सरकार ने अलग से इसकी एसओपी जारी की है और ये प्रयोग के तौर पे खोला जा रहा है। आपको बता दें कि 5वीं कक्षा के ऊपर के जो स्कूल हैं वो खुले हुए हैं पहले से ही, और वहां पे अभी तक कोई इस तरह की बात मिली नहीं है कि कोरोना संक्रमण फैल रहा हो। लेकिन 1 से 5वीं तक के जो बच्चे होते हो, कम उम्र के होते हैं, वो छोटी आयु के होते हैं, तो इसको देखते हुए सरकार के मन में एक संशय कहीं न कहीं जरूर है, जिसके लिए उन्होंने एक व्यापक एसओपी बनाई है, जिसमें भारत सरकार की जो कोरोना गाइडलाइन है वो शामिल है। इसके साथ ही स्कूलों को बच्चों का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया गया है और एक छूट उसमें ये दी गई है कि अगर बच्चे
या अभिभावक नहीं चाहते कि उनका बच्चा है तो उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रहेंगी। लेकिन अगर बच्चे के अभिभावक चाहते हैं कि बच्चे स्कूल आए तो वो जो उनकी SOP है उसके तहत आ सकते हैं। और स्कूलों के जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंधन है, उनको ये सख्त हिदायत दी गई है कि कोरोना के संक्रमण को देखते हुए जो भी SOP सरकार जारी कर रही है उसका सख्ती से पालन कराया जाए। और इसको बराबर जो शिक्षा विभाग है मॉनिटर भी करेगा स्कूलों में जा करके कि वहाँ किस तरह से कोरोना की गाइडलाइन पालन की जा रही है। व्यवस्थाएं देखी होंगी धीरेन्द्र आपने, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है स्कूलों में अभी? क्योंकि प्रयोग है तो व्यवस्था होनी बेहद जरूरी, बच्चों की बात है। बिल्कुल, आपको बता दें कि जब धीरे धीरे सभी गतिविधियां सामान्य होने की ओर बढ़ रही है तो जो स्कूल के ऑर्गेनाइजेशन संगठन थे वो भी लगातार सरकार से दबाव बनाए हुए थे कि स्कूलों को भी खोला जाए। उन्होंने कहा जब सिनेमा और इस तरह मॉल जैसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पे कोरोना नहीं फैल सकता तो स्कूलों में क्यों फैलेगा। उन्होंने कहा कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, सारे प्रबंध करेंगे जिससे कोरोना का संक्रमण न फैले, लेकिन बच्चों के भविष्य को देखते हुए स्कूल को खोल दिया जाए। तो सरकार ने कई दौर की ऐसे स्कूल के संगठनों से बातचीत करने के बाद ये फैसला लिया है। तो उन्होंने व्यापक प्रबंध किए हैं, सैनिटाइज करेंगे, थर्मल स्कैनिंग की भी व्यवस्था स्कूलों में की गई है। और इसके साथ साथ अभी भी बच्चों को 50% के साथ ही आने की अनुमति होगी, यानी 100 बच्चों का अगर वहाँ एडमिशन है तो 50 बच्चे ही आएंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो स्कूल है वो भी इस बात से अवेयर हैं, जागरूक हैं कि ऐसा प्रबंध करके उन्हें रखना है जिससे तीसरी लहर की जो आशंका वो निर्मूल साबित हो और कुछ ऐसा संक्रमण बढ़े न। इसके साथ ही उनको सख्त निर्देश भी है कि अगर किसी बच्चे में इस तरह का कोई लक्षण मिलता है तो तत्काल उसकी टेस्टिंग की जाए, उसे आइसोलेट किया जाए और स्कूल आने से मना किया जाए। तो अब पूजा देखने वाली बात है, प्रयोग के तौर पे सरकार ने किया है। अगर इस महीने ऑब्जर्व करेगी सरकार की ठीक ठाक सब चलता है तो फिर धीरे धीरे चीजें नॉर्मल की ओर या न्यू नॉर्मल की ओर बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर कुछ ऐसी दिक्कत आती है तो सरकार इस फैसले को वापस भी ले सकती है। सरकार ने इस बात के भी लगातार संकेत दे रही है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड में प्राइमरी स्कूल से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई। 21 सितंबर से प्राइमरी स्कूल्स जो है उनको खोला जाएगा। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने खुद इस बात की जानकारी दी है। साथ ही उत्तराखंड प्रशासन ने SOP भी जारी की है। 3 घंटे के लिए स्कूल्स को खोला जाएगा। सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना इसमें अनिवार्य बताया जा रहा है। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस का विकल्प जो है वो भी दिया गया है, क्योंकि देखिए बच्चों को वैक्सीन अभी नहीं लगी है। 18 वर्ष से जो कम के बच्चे हैं तो उनको लेकर यहाँ पर प्रशासन भी देखिए अलर्ट मोड पर है। एक प्रयोग के तौर पर इसे देखा जा रहा है। साथ ही जो तमाम बच्चे जिनको अगर कोई लक्षण दिखते हैं कोरोना से जुड़े हुए उनको आइसोलेट किया जाएगा, स्कूल नहीं आने के लिए उनको फिर कहा जाएगा। तो ये जानकारी उत्तराखंड के प्राइमरी स्कूल से जुड़ी सामने आई है। वहीं उत्तराखंड में 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने इस अलर्ट को जारी किया है। बरसात जो आफत बनकर बरस रही है उत्तराखंड में, उससे जुड़ी बड़ी जानकारी। उत्तराखंड में 3 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। 5 जिलों में आपको बता दें कि भारी बारिश के आसार जो है वो जताए गए हैं। बद्रीनाथ हाईवे बंद है, 200 वाहन वहां पर फंसे हुए हैं, जिसको लेकर भी अब यातायात जो है काफी प्रभावित है। बद्रीनाथ हाईवे से जुड़ी बड़ी जानकारी, बंद अभी है। भूस्खलन से जनजीवन जो है वो भी अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तराखंड में बारिश से जुड़ी बड़ी खबर। उत्तराखंड में 3 दिन के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया और सिर्फ बारिश का ही नहीं, देखिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। 5 जिलों में भारी बारिश के आसार जो हैं वो जताए गए हैं। बद्रीनाथ हाईवे बंद है, 200 वाहन फंसे हुए हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संचित शर्मा हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। रुक कर लेते हैं संचित का। संचित, बद्रीनाथ हाईवे बंद बताया जा रहा है, 200 वाहन वहां फंसे हुए हैं, ये जानकारी मिल पा रही है। अभी की ताजा स्थिति क्या है? देखिए पूजा, मैं आपको बता दूं, अगर अभी की ताजा स्थिति की बात करें तो जो बद्रीनाथ हाईवे वहाँ पे बारिश के चलते जो भूस्खलन हुआ था उसको लेकर के लगातार जो यातायात है वो प्रभावित हो चुका है। और लगातार अगर गाड़ियों की संख्या की बात करें तो करीब 200 गाड़ियों का अनुमान लगाया जा रहा है। करीब 200 गाड़ियां वहां पर इस वक्त फंसी है, जिसको लेकर के जो NDRF, SDRF और जो सरकारी मशीनरी है वो लगातार इस प्रयास में है कि उस सड़क को खोला जाए और उस हाईवे को खोलने के बाद जो यातायात है वो वापस से सुचारू रूप से चालू हो जाए। लगातार इस स्थिति को देखते हुए जो सरकारी मशीनरी वहां पे काम कर रही है। आप देखिए कि उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट जारी है और बारिश के अलर्ट को देखते हुए लगातार जो सरकारी मशीनरी है वो इस कवायद पे लगी है कि यातायात के साथ साथ
कोई जान का और कोई माल का नुकसान ना हो उत्तराखंड के अंदर हो। तो देखिए मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक है विक्रम सिंह, उनसे हमारी बातचीत हुई थी तो उन्होंने बताया कि जो सितंबर का महीना है ये अगर पिछले कई वर्षों की तुलना में अगर बात करें तो इस वर्ष जो बरसात उत्तराखंड के अंदर हुई है वो आमतौर पर जो बरसात उत्तराखंड में होती थी उससे ज्यादा बरसात इस साल उत्तराखंड के अंदर हुई है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि अगर और पहाड़ी जो राज्य है उनके तर्ज पर अगर बात करें तो उत्तराखंड में जो बारिश हुई है वो और पहाड़ी क्षेत्रों से कम हुई है। लेकिन अगर उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड के पिछले वर्षों की बारिश की बात करें तो उत्तराखंड में जो बारिश की इस साल सितंबर के महीने में हुई है वो देखिए बारिश भले ही कम हो उत्तराखंड में बाकी राज्यों के हिसाब से, लेकिन नुकसान जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है संचित, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। साथ ही मौसम विभाग ने भी अब अलर्ट जारी किया है, 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जी पूजा, देखिए जिस तरीके से मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसका एक देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड का भूगोल ही कुछ ऐसा है कि जो पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार जब बरसात का समय आता है, जब उत्तराखंड के अंदर बरसात शुरू होती है तो पहाड़ी क्षेत्रों में आमतौर पर नुकसान देखने को मिलता है कि वहां पर जान का नुकसान हो जाता है, वहां पर माल का नुकसान हो जाता है। तो ये उत्तराखंड में हमेशा से ही लगातार इसका चलता है। लेकिन जो इस साल भूस्खलन की बात करें जिसको लेकर के जो बड़ा माल का नुकसान उत्तराखंड के अंदर हुआ है, तो जो मौसम वैज्ञानिक है उन्होंने बताया कि जो ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है या जो सड़कों का काम पहाड़ों में चल रहा है उसको लेकर के जो भूस्खलन है इस साल इस वजह से ज्यादा हो रहा है, क्योंकि जो सड़कों का जो पहाड़ों का कटान किया गया है उसका एक कारण बड़ा माना जा रहा है जिसकी वजह से भूस्खलन ज्यादा हो रहा है और यातायात से लेकर के जो जनजीवन है वो लगातार प्रभावित इसकी वजह से हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार का एक पॉजिटिव पॉइंट है जो सरकार हमेशा से बताती आई है कि ऑल वेदर रोड से जो सड़कें हैं, जो कनेक्टिविटी है वो उत्तराखंड में बढ़ेगी। लेकिन जब बरसात को देखते हुए अगर बात करें तो ये ऑल वेदर रोड जो पहाड़ी क्षेत्रों में रह रहे लोग हैं उनके लिए एक आफत के रूप में सामने आएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया संचित तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड में आपको बता दें कि भारी बारिश का अलर्ट जो है 5 जिलों में वो जारी किया गया है। भूस्खलन की वजह से तमाम यातायात जो है, जनजीवन जो है वो भी काफी अस्त व्यस्त हो गया है। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं और टनकपुर में बड़ी ही धूमधाम से थाना दिवस जो है वो बनाया गया है, उससे जुड़ी जानकारी सामने आई है। आज पुलिस महकमे द्वारा टनकपुर में थाना दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। मेन राजाराम चौराहे पर कैंप लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना गया है। कोतवाल जसवीर चौहान ने बताया कि कुमाऊं रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक के निर्देश अनुसार अब प्रत्येक शनिवार को ये कार्यक्रम किया जाएगा। इस कार्यक्रम के बारे में जनता को भी जागरूक कर रहे हैं। अभी जन शिकायतों में से 4 में से 5 केस दर्ज हुए हैं। इस पर एक्शन लेकर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि आपको विदित है कि हमारे कुमाऊं रेंज के पुलिस महानिरीक्षक महोदय के निर्देशानुसार प्रत्येक शनिवार को हर थाना एरिया में एक थाना दिवस का आयोजन किया जाएगा। इसी तत्वाधान में हमारे द्वारा आज राजाराम चौराहे पर थाना दिवस का आयोजन किया गया। यहाँ आज चूंकि ये अचानक ही कार्रवाई शुरू हुई थी तो आज ज़्यादा फरियाद तो नहीं आ पाए। कुल 5 या 6 शिकायतें हमारे प्राप्त हुई है, जिसमें बहुत सी मोबाइल लॉस्ट की या हमारे एरिया में कुछ गलत लोग घूमते हैं, नशा वशा करते हैं, इस तरह की कुछ शिकायतें हमें प्राप्त हुई है, जिस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी और इनके नंबर लेके गोपनीय रूप से रख के इस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। चलिए, तो अगली खबर बताते हैं आपको। उत्तराखंड चुनाव में मात्र 6 महीने से भी कम का वक्त अब रह गया है और उससे पहले सभी पार्टियां जो हैं अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रही हैं। उत्तराखंड में भी कांग्रेस आपको बता दें लगातार बैठकें कर रही है और कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश में है। कांग्रेस के काशीपुर विधानसभा प्रभारी एवं पूर्व शिक्षा मंत्री प्रसाद नैथानी ने कार्यकर्ताओं के साथ बूथों की स्थिति पर बैठक की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथों की जानकारी मांगी और संगठनों की बूथ कमेटियां गठित करने का आह्वान भी किया। नैथानी ने सुस्त पड़े कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरा और संगठन को मजबूत करने की अपील की। हमारी रणनीति जीतने की है। पिछले लगभग 3-3.5 दशक से नहीं, चुनाव में जादू नहीं चलता है। चुनाव में तो तरीके से जीता जाता है और जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत के आई है वो लहरों में जीत के आई है और इस समय वो लहर नहीं है। इस समय मोदी जी के नाम से कुछ होने वाला नहीं है उत्तराखंड में, क्योंकि मोदी जी जो कह के गए थे कि डबल इंजन लगा दो, आज वो इंजन फेल हो चुका है। इनके 3 इंजन लग चुके हैं। 3 तो मुख्यमंत्री हो गए इनके 5 साल में, तो ये तो ऑलरेडी फेलियर हो चुके हैं। निश्चित तौर से कांग्रेस जो है इस समय पूरी जनता कांग्रेस के साथ है, हम अभी तक आपको बता रहे हैं। और पूरे प्रदेश में जो हमारी जो परिवर्तन यात्रा चल रही है और जो संगठनात्मक रूप से जो हम लोग काम कर रहे हैं
निश्चित तौर से जनता कांग्रेस के साथ है और हमारा संगठन बहुत मजबूत है। इस समय पूरा जो भारतीय जनता पार्टी का जो खेल है, दिखाने का कुछ है, खाने का कुछ है, तो वो सब फेल हो गया। ये आपको किसने कहा? हमारा पूछा जाए तो ये तो हमारी दूसरी पार्टियां लगातार बन के आया। मेरा ये दायित्व तो बनता है कि हमारे कितने बूथ हैं। पहली बार मैं मीटिंग ले रहा हूँ। चलिए, खबरों में मेरे साथ अभी बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए गुलस्तान।